नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां पर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर दिए गए अपने बयान पर अपनी सफाई अब दी है। क्या कहेंगे, क्या कहना है उनका, बताएंगे इसी कार्यक्रम में। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे हम 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी समझा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी यात्रा के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश में है। तीसरी बड़ी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर है, जहां मोहन भागवत ने आरक्षण की वकालत की है। चौथी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर जनपद में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पदयात्रा निकाली है। जानेंगे पूरी जानकारी इसी कार्यक्रम में, तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उदयनिधि ने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया है। इसी के साथ उदयनिधि के पिता एम के स्टालिन ने बेटे का बचाव किया है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट किया है। भाजपा ने एक झूठी कहानी फैलाई है। पीएम ने भी बिना सच जाने इस पर कमेंट किया है। दरअसल बुधवार को मंत्रिपरिषद की एक बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को सनातन विवाद पर सख्त जवाब देने की बात कही थी। बता दें, पिछले दिनों चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उदयनिधि ने कहा था कि जिस तरह मलेरिया और कोरोना को खत्म किया जाना जरूरी है, उसी तरह सनातन भी है। उदयनिधि के इस कमेंट के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर पर। यहाँ पर एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक विवादित बयान सामने आया था। अब उस पर 4 दिन बाद उन्होंने सफाई दी है। देखिए, मोटे तौर पर ये सफाई उन्होंने 4 दिन बाद की है, लेकिन अगले दिन भी उन्होंने ट्विटर पर कुछ इस बारे में लिखा हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर के जो उन्होंने कहा था उस पर वो लगभग शब्दों को दाएं बाएं करके कायम है। वो अपने बयान पर वापस नहीं ले रहे। दूसरी एक और बड़ी आज ये खबरें आई है। इस बयान पर जो डी राजा हैं, उन्होंने भी एक प्रकार से इसके बयान का समर्थन किया है। आरजेडी के एक नेता ने भी बिहार में समर्थन किया है। तो ये जो स्टालिन के समर्थन में एक प्रकार से राजनेताओं की कतार जैसी लग गई, जिससे पूरे देश में ये चर्चा आरंभ हो गई। स्वाभाविक रूप से इस पर विवाद होना तो स्वाभाविक इसलिए भी था कि आप अगर देखेंगे तो सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो किसी विशेष पूजा पद्धति, किसी विशेष प्रतीक, किसी विशेष रंग, मतलब समय के साथ आरंभ है और समय के साथ इस पर रहना है। जो विविधता उसे भरा हुआ है, जो मानवता को प्राथमिकता देता है, तो उस पर अगर उन्होंने कहा है तो स्वाभाविक तौर से इस पर राजनीति होना आवश्यक ही थी। और चूंकि अब ये जो अब राजनीतिक लड़ाई हो गई, तो राजनीतिक लड़ाई में सारी संघर्ष को जोड़ा जाएगा जो सनातन धर्म पर इससे पहले हमले हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक कहना है राजनीतिक दलों से कि राजनेताओं को हमेशा भी धर्म पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कई बार राजनेताओं में इन दोनों ये स्पर्धा हो गई है कि या तो वो मंदिर में जाकर टीका लगा के अपने को बड़े से बड़ा भक्त घोषित करने की कोशिश करेंगे, या मंदिरों पर या पूजन पद्धति पर आक्षेप करके उसका दुश्मन घोषित करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ राजनेताओं को धर्म से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जी रमेश जी, यहाँ पर एम के स्टालिन का भी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने बयान दिया है, टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री ने भी बिना सच जाने इस पूरे मामले में कमेंट किया है। मंत्री जी ने मंत्रियों को ये नहीं कहा कि वो इसका मुकाबला करें। उन्होंने तो ये कहा कि इस पर कोई मंत्री टिप्पणी ना करे, इसको जनता खुद जवाब देगी। प्रधानमंत्री ने मतलब ना तो स्टालिन के बयान पर उन्होंने न तो पक्ष में ना विपक्ष में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने तो यही कहा कि इस पर कोई बयानबाजी ना करे। उन्होंने अपने मंत्रियों को एक प्रकार से संयमित रहने की सलाह दी है। जी रमेश जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे वरिष्ठ पत्रकार रमेश
शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा विवादित बयान दिया है और राजनेताओं को जो है विवादित बयान देने से बचना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अगले 2-3 महीने में 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी इसे माना जा रहा है। चुनावों में जीत के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी पार्टी यात्रा के जरिए सियासत साधने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों की चुनावी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की फसल कितनी लहलहाती है, ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन इन 3 राज्यों में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैसे मैनेज किया जाए, पार्टी के लिए ये फिलहाल बड़ी चुनौती बनी हुई है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं पर स्थानीय नेतृत्व के रवैये पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का प्रचार करूंगी। इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा है कि उमा का दर्द ये नहीं है कि उनको जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। उनका असली दर्द यह है कि उनको अभी से ही एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से रिटायर क्यों कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट न छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह निष्क्रिय चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एक्टिव मोड में है। पार्टी के कई बड़े नेता सूबे में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं अमित शाह भी पिछले कुछ महीनों के भीतर कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक्टिव है, लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर अब जोर आजमाइश हर दल के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। हर दल जोर आजमाइश में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, तो राजस्थान में परिवर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी यात्रा के जरिए सियासत साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों की चुनावी जमीन पर बीजेपी के लिए वोटों की फसल कितनी लहलहाती है, ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन इन 3 राज्यों में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैसे मैनेज किया जाए, पार्टी के लिए फिलहाल ये बड़ी चुनौती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं स्थानीय नेतृत्व के रवैये पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा है कि पार्टी का प्रचार करूंगी। इसे लेकर भी सियासी हलकों में चर्चा है। उमा का दर्द ये नहीं है कि उनको जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। उनका असली दर्द ये है कि उनको अभी से ही एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से रिटायरमेंट क्यों दिया गया है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं, वहीं भोपाल से सहयोगी कृष्णा शर्मा भी जुड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जो है हर दल जोर आजमाइश कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी इसे कहा जा रहा है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। मध्य प्रदेश में अगर कहें तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और जो है छत्तीसगढ़ में भी पार्टी जो है यात्राएं निकाल रही है। कितना अहम ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रह रहा है, कृष्णा शर्मा जी? बिल्कुल पूर्वी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदारी दी गई है जी। सबसे बड़ी बात तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है, जो पिछली बार तक रहता था, उसे अलग रखा गया है। और जो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। और इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को न बुलाना निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ी करता है। और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि जब जब नाराजगी जाहिर हुई है उनकी, तब तब बीजेपी का संगठन उन्हें मनाने में सफल हुआ है। लेकिन इस बार चुनाव नजदीक है और ऐसे में यदि उमा भारती बीजेपी से नाराज होती हैं, तो बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा वर्ग, ओबीसी का जो लोधी समाज का वर्ग है, वो बीजेपी से छिटक जाएगा। वैसे भी इस बार बीजेपी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर देखी जा रही है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई भी वर्ग उनसे नाराज हो। ऐसे में निश्चित रूप से संगठन
उमा भारती को मनाने की भरसक कोशिश करेगा। जी कृष्णा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर जो है भाजपा जो है लगातार पार्टी यात्राएं निकाल रही है और कहीं ना कहीं जनता को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितनी सफल भारतीय जनता पार्टी हो पाएगी? क्या एक बार फिर सत्ता परिवर्तित हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में दो तरफ से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। एक परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से बस्तर संभाग से निकलेगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि दूसरी यात्रा सरगुजा से निकलेगी, जिसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही संभागों से, बस्तर और सरगुजा से जो है ये परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। और परिवर्तन यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए बिलासपुर तक पहुंचेगी और बिलासपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे और वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि चुनाव से पहले लगातार सभी विधानसभा में पहुंचकर तमाम मतदाताओं को जागरूक करना, उनको अपने पाले में करना, उनको प्रेरित करना बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए, ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। और कोशिश ये की जा रही है कि जनता को जो मौजूदा सरकार है उसकी जो नाकामियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बाकी अन्य मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दों को ले जाकर के सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमत बनाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में फिर से वापसी कराई जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, लेकिन अभी वक्त है, करीब 3 महीने का समय है। आज के डेट में अगर कहा जाए तो आज के डेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखती है। कांग्रेस की स्थिति आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की मजबूती है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कवर करती है और अपने आप को मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा करती है और फिर जीत की स्थिति में ले जाती है। ये महत्वपूर्ण चुनौती भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए, नेताओं के लिए और तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। जी संजय जी, यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह कम सक्रिय नजर आ रहे हैं, इस पर भी जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह संगठन के व्यक्ति हैं। सामान्यतः वो जो है नाराजगी जैसी उनकी स्थिति होती ही नहीं है। मैं पिछले 20-22 साल से उनको देख रहा हूँ। संगठन उनको जो कहता है उसमें हाँ में हाँ सिर मिलाते हैं और वो काम करते हैं। अभी भी जहाँ उनको संगठन जो दायित्व दे रहा है उसके अनुसार वो लगातार काम कर रहे हैं। पिछली बार वो लीडर की भूमिका में थे, उनके नेतृत्व में एक तरीके से चुनाव हो रहा था, तो सारी चीजें उनको मैनेज करना था और वो मैनेज कर रहे थे। लेकिन इस बार स्थिति ये है कि इस बार अमित शाह सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अमित शाह का लगातार प्रवास हो रहा है और संगठन देख रहा है और इस बार सामूहिक नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में उनको जो दायित्व दिया जा रहा है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं और चूंकि पूरा नेतृत्व उनका नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि वो किनारे हैं या वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन उनकी जो तासीर है डॉक्टर रमन सिंह की, वो संगठन से बाहर जाने की तासीर रही नहीं है। या इस दौरान भी 4-5 साल के दौरान भी जब उनको किनारे करने की कोशिश कई नेताओं के द्वारा की जाती रही है या नेपथ्य में रखने की कोशिश हुई है, तो भी उनकी कोई नाराजगी खुल करके कभी सामने आई हो, ऐसी बात नहीं है। सामान्यतः वो संगठन के हिसाब से ही चलते हैं और संगठन इस बार भी मुझे लगता है कि उनको जो दायित्व देगा उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनकी तासीर उसी तरह की है। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करेंगे भोपाल से हमारे सहयोगी कृष्णा शर्मा का। कृष्णा जी, यहाँ पर जो है जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, कितनी सफल भारतीय जनता पार्टी हो पाएगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अभी पथराव की घटना भी सामने आई है, आक्रोश जो है जनता में देखने को मिला है। देखिए, जो 18 साल बीजेपी ने काम किया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कहीं ना कहीं 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, 1.5 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही है और इन 18 सालों में किन जनहितैषी जो योजनाएं हैं उन पर काम किया गया है, वो जनता तक पहुंचाने का काम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं
जो आक्रोश है, नीमच में जो घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई है, वो जनता के आक्रोश का एक कारण था कि जो चीता प्रोजेक्ट है उसके तहत किसानों की जमीन में फेंसिंग तार लगाई जा रही है और इसलिए वो किसान नाराज थे, जिसके कारण से सरकार पर गुस्सा जाहिर किया है अपना उन्होंने। हालांकि इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों पर FIR दर्ज कर दिया है, लेकिन अन्य जगह भी कुछ जगह ऐसे नाराजगी देखी गई है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार योजनाओं पर योजना ला रही है, चाहे लाडली बहना योजना हो, आधी आबादी साधने की योजना, और चाहे अन्य योजना हो, विद्यार्थियों की योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तो जिस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, निश्चित रूप से पिछले चुनाव तक जैसा आशीर्वाद मिला है, संभावना ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी इनकम्बेंसी थी बीजेपी की, अमित शाह के आने से कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है। और लगातार अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और अमित शाह पूरी कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। जी कृष्णा जी और डॉक्टर संजय शेखर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से सहयोगी कृष्णा शर्मा और स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर, जिन्होंने बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता को साधने का प्रयास कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है, जब तक ये असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। भागवत ने यह भी कहा कि अखंड भारत या अविभाजित भारत का सपना आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले सच हो जाएगा, क्योंकि 1947 में भारत से अलग होने वाले लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की थी। भागवत का बयान ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। हमने साथ ही मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा है। उनकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई थी, फिर भी उनकी परवाह नहीं की है। ये सब 2000 साल तक जारी रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं कर सके, तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। इस तरीके का बयान मोहन भागवत द्वारा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसीलिए हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। अगर युवा अखंड भारत के सपने के लिए आगे कदम बढ़ाता है, काम करता है, तो बूढ़े होने से पहले इसे साकार होता हुआ भी देखेंगे। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो देश भारत से अलग हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ AL द्विवेदी जी लाइव जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ आर पर। यहाँ पर मोहन भागवत RSS प्रमुख का जो है बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने आरक्षण को पूरा समर्थन दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का ये बयान आया है, जी रूप से देखते हैं तो आरक्षण की जो पद्धति है वह भारत में अब किसी न किसी रूप में अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई थी ये कुछ समय के लिए ही कहा गया था, जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से भारत एक विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है और विकसित लगातार कर रहा है, तो आरक्षण का मुद्दा अब धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण आपने देखा होगा, जिस देश में आरक्षण अगर किसी भी चीज में हावी होता है तो वहाँ उस देश की गति जो है वह धीरे धीरे रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो मुद्दा है वह कहीं ना कहीं अब खत्म होना चाहिए, और अगर करना भी है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था ही होना चाहिए। जी द्विवेदी जी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी असमानता है समाज में, और असमानता जब तक खत्म नहीं हो जाती है तब तक जो है आरक्षण रहना चाहिए। तो क्या सच में असमानता अभी भी भारत में मौजूद है? देखिए, असमानता को लेकर के अगर हम बात करते हैं, भारत में असमानता तो है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कई वर्ग ऐसे हैं जो अब शिक्षित हो गए हैं और उनको अब सही और गलत का फैसला करने की उनकी शक्ति बढ़ गई है। वे समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो असमानता के रूप में अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत, मैंने पूर्व में भी कहा कि भारत एक देश बन गया है और अग्रणी श्रेणी में भारत अब नेतृत्व कर रहा है। जैसे अगर हम देखते हैं कि भारत G20 की बैठक करा रहा है, अन्य देशों के लोग भारत में आ रहे हैं और एक अग्रणी पंक्ति में भारत खड़ा है, तो कहीं ना कहीं असमानता का दौर जो था वह पीछे छूट चुका है और
भारत अब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इसमें जो पद्धति है उन पद्धति को अब बदलना पड़ेगा, चाहे वह आरक्षण को लेकर हो, चाहे वह अन्य मुद्दों को लेकर के हो। इसको अब कहीं ना कहीं अब खत्म होना चाहिए, या फिर अगर करना भी है तो उसको आर्थिक आधार से जोड़कर करना चाहिए। जो मूर्ख है, जो वंचित लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनका जीवन यापन नहीं हो रहा है, जो निम्न स्तर के लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण फिर भी देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे भी अपात्र लोग हैं जो आरक्षण की श्रेणी का लाभ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक रूपरेखा बनती है कि जो बिल्कुल पात्र लोग हैं उनको इस श्रेणी में रख सकते हैं। जी द्विवेदी जी, उन्होंने एक और बयान दिया है, भारत की क्षेत्रफल और शक्ति की वृद्धि में बात कही और कहा है कि जो है भारत का युवा जो है बूढ़ा होने से पहले अखंड भारत का, अविभाजित भारत का सपना सच होते देखेगा। देखिए ये जो बयान है, ये देखिए इस बयान के क्या मायने हैं, ये तो कहना एक जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बयान होते हैं ये ज्यादातर चुनाव के समय ही आते हैं। इस प्रकार के बयान हमने पूर्व में भी ऐसे बयान देखे, जब मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव थे या अन्य प्रदेशों में चुनाव थे, तो इस प्रकार के लगातार नए नए बयान सभी राजनीतिक दल हो या कोई संगठन हो वह जारी करता है। लेकिन इस बयान के क्या मायने हैं ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। जी एएल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि जो है आरक्षण के मुद्दे पर अब जो है सियासत जो बढ़ रही है उसको खत्म होना चाहिए और आरक्षण कहीं ना कहीं अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि भारत अब विकसित हो रहा है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर खबर बुलंदशहर से है, जहां कांग्रेस के पूरे जनपद से सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से नगर में पदयात्रा निकाली गई। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश भाटी ने बताया कि पिछले साल 7 सितंबर को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो देश के किसी भी राजनेता की ओर से अब तक की सबसे लंबी पदयात्रा है। वहीं इसकी प्रथम वर्षगांठ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया और कहा गया कि एक सांकेतिक रूप से पैदल यात्रा नगर में निकाली गई है, जो राहुल गांधी ने पिछले वर्ष देश को एक संदेश देने का काम किया था। आज के दिन हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। आज उसकी पहली वर्षगांठ है और हम उसी के लिए एक सांकेतिक यात्रा हमने माननीय राहुल जी के संघर्षों को याद करते हुए जो उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया था पूरे देश को, पूरे दुनिया को, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा उन्होंने जो दिया था, उसको लेकर आज हम अपने जिले में ये लोगों के बीच में हम गए हैं और एक सांकेतिक यात्रा का हमने आयोजन किया। देश के अंदर फैली नफरत और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में जब गरीब छात्र और मजदूर की आवाज़ जब हमारे नेता राहुल गांधी उठाते थे, विपक्ष उठाता था, तो संसद के माइक बंद कर दिया। राहुल गांधी जी हमारे नेता ने अपनी बात को और पब्लिक के दुख दर्द को समझने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा की। लोगों के दुखों को बांटते हुए वो तपस्वी 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके आज किसान की, मजदूर की, व्यापारियों की, सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। आज यात्रा का 1 साल पूरा हो रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की थी, उसी के पहलू पर आज पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश के जिलों में तमाम ये यात्रा निकाली जा रही है। और यात्रा निकालने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे पुरंदे हैं, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, बेरोजगारी को लेकर तमाम जो देश की जनता को उन्होंने गुमराह कर रखा है, उसको जनता को आगाह करने के लिए पदयात्रा का अनावरण किया गया है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता बुलंदशहर से सुरेंद्र सिंह भाटी लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर जो है कांग्रेस ने पैदल सांकेतिक यात्रा निकाली है। 1 वर्ष पूर्व जो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी। आज कांग्रेस के जो जनपद भर के जो कांग्रेसी थे वो सब बुलंदशहर कालाम पर इकट्ठा हुए मलका पार्क पर, और वहां से सीधा वो
पदयात्रा करते हुए लुधियाना अड्डा पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री की जो मूर्ति पर माल्यार्पण कर और यात्रा का समापन किया गया। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने राकेश भाटी, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो भारत के किसी भी राजनेता की ओर से अब तक की सबसे लंबी पदयात्रा थी। वहीं इसकी प्रथम वर्षगांठ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशन पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया और कहा कि एक सांकेतिक रूप से पैदल यात्रा नगर में निकाली गई है, जो राहुल गांधी ने पिछले वर्ष देश को एक संदेश देने का कार्य किया था। जी सुरेंद्र जी, कितना उत्साह जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पूरे जनपद भर से कार्यकर्ता आए थे और जो जिलाध्यक्ष है उनके तत्वाधान में जो है जो पद यात्रा निकाली गई थी, जिसमें प्रदेश सचिव डॉक्टर शोएब भी शामिल हुए थे और जनपद भर के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो इस पदयात्रा में शामिल रहे। जी सुरेंद्र जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे बुलंदशहर से संवाददाता सुरेंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से पैदल यात्रा निकाली है। एक वर्ष पूर्व राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा एक संदेश देने के उद्देश्य से निकाली थी। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।